हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ग्रास होपर का जीवन चक्र और उसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व है वो पढ़ने वाले हैं। ग्रास होपर का जो जीवन चक्र है वो एक साल में एक पीढ़ी ही होता है। मीन्स जो ग्रास होपर है वो एक वर्ष में एक ही पीढ़ी दर्शाता है। एक जो ग्रास होपर होगा उससे एक वर्ष में केवल एक ही पीढ़ी उत्पन्न होने वाली है। ठीक है। ग्रास होपर्स में या टिड्डा जिसे कहते हैं उसमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अपूर्ण कायांतरण क्या होता है? इनका जो जीवन चक्र है उसमें केवल 3 अवस्थाएं पाई जाती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला वयस्क होता है, दूसरा उसकी अवस्था अंडा होती है, और जो तीसरी अवस्था जो होती है वो इसके निम्फ या शिशु, निम्फ या जिसे शिशु भी कह सकते हैं, निम्फ या शिशु कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था और प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती। इसमें ना तो लार्वा अवस्था पाई जाती है और ना ही प्यूपा अवस्था पाई जाती है। मोस्टली कई बार निम्फ या जो इसका शिशु है उसको ही लार्वा कह देते हैं, लेकिन हम लार्वा अवस्था तब हम कहते हैं जब वयस्क से वो भिन्न हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें, जैसे मैंने यहाँ एक चित्र आपको अभी दिखाया है, इसमें अगर आप गौर से देखो तो इनका वयस्क और इनका निम्फ लगभग एक ही आकार, रूप, रंग का है। इनका वयस्क भी वैसा ही है, इनका लार्वा केवल आकार में ही छोटा है, बाकी इनका जो रंग, रूप और जो इनकी प्रकृति है वो लगभग सेम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अपूर्ण कायांतरण दर्शाता है, यानी कि इसमें लार्वा और प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती है। लार्वा या प्यूपा अवस्था नहीं पाई जाती, इनमें अपूर्ण कायांतरण पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें पाया जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। देखो, अब इसके जीवन चक्र को और डिस्कस करें कि कैसे ये एक वर्ष में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इनके जो वयस्क जो होते हैं, नर और मादा जो वयस्क होते हैं, वो मैथुन के पश्चात अंडे देना, मादाएं जो है वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मैथुन के पश्चात जो मादाएं जो होती है उनके अंड रोपक द्वारा मिट्टी में गाड़ दिए जाते हैं। अब उनमें जो मिट्टी में अंडों को देने की जो कला है बड़ी डिफरेंट होती है, बड़ी अलग होती है। देखो कैसे, मान लो ये एक मादा ग्रास होपर है, ये इसका सिर भाग समझ लीजिए, ये इसका उदर भाग, कुछ यहाँ छोटा सा इसका यहाँ बीच का वक्ष भाग है। तो ये क्या करती है कि इनका जो आखिरी भाग है जिसे अंड रोपक कहते हैं, ये नुकीला होता है, इसका अंतिम उदर खंड ये होता है, और यहीं इसमें एक अंड कोष्ठ का निर्माण होता है जिसमें लगभग औसत 40 अंडे जिसमें पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, अपने पिछले पैरों की सहायता से, मान लो ये इसके 2 पैर हैं, इस तरीके से इन पैरों को ये ज़मीन में अच्छी तरीके से रख कर और उसके बाद में अपने उदर भाग को उदर भाग को ज़मीन में जो इस सिर को घुमा कर यूँ अपने अंड रोपक की सहायता से मिट्टी में अपने उदर भाग को यूं अंदर तक पहुंचाती है। समझ गए होंगे आप। तो देखो कैसे इन्होंने अपना ये जो पैर, समझ लो पिछले तीसरी जोड़ी जो पैर है, उनकी सहायता से अच्छी तरीके से पकड़ मजबूत करके, यहाँ पकड़ मजबूत की और सिर भाग को ऊपर करके, और उदर भाग जो है उस उदर भाग का जो अंतिम खंड है अंड रोपक की सहायता से यूं घुमा कर और अपने उदर भाग को ज़मीन के भीतर जितना हो सके, जितना इसका उदर भाग है लगभग सारा उदर भाग जो है वो ज़मीन के भीतर ले जाती है। ठीक है। इसका उद्देश्य ऐसा क्यों है? केवल और केवल अपने अंडों की सुरक्षा के लिए। तो ज़मीन के भीतर जितना इनका उदर है उतना भीतर वो चला जाता है। और उसके बाद में जो अंड कोष्ठ जो उसमें पाए जाते हैं, उसमें जो एग चैम्बर जो पाए जाते हैं, उस एग चैम्बर को उस मिट्टी के गड्ढे में, गर्त में डाल देती है। जैसे ऐसे समझो ये मिट्टी का लेवल है और इसमें इसने अंड रोपक की सहायता से इस तरह एग चैम्बर बना दिया। ये इसका उदर भाग है।
ठीक है, ये अपने पिछले जोड़ी जो पैर है उनकी सहायता से इस तरह का कार्य करती है। केवल समझने के लिए भी बता रहा हूँ। तो इसने इस तरह अपने यहाँ जो है अपना अधिकतर उदर का भाग अंदर प्रवेश करवा दिया और यहाँ फिर ये अंडों का ये जो अंडकोष्ठ है उसे यहाँ मुक्त कर देती है और इस अंडकोष्ठ में लगभग औसत जो है वो 40 एग 40 अंडे इसमें पाए जाते हैं। वैसे इनकी संख्या 15 से 80 तक वेरी कर सकती है, अंतर इसमें इतना हो सकता है 15 से 80। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करती है, जब बाहर निकलते समय जब इसका कुछ हिस्सा बाहर निकलता है उसी समय इस पर एक झागदार पदार्थ और छोड़कर जाती है। इस तरीके से इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक झागदार पदार्थ इसके ऊपर छोड़ देती है। जो अंतिम इसका जो खंड है जिसे गोनोपोर कह रहे हैं, जनन छिद्र जो कह रहे हैं, उस जनन छिद्र से ये पदार्थ निकलता है, ये झागदार पदार्थ निकलता है और अब ये जो है वो बाहर निकल जाती है। कुछ समय बाद में इस मादा की जो है वो मृत्यु हो जाती है। मादा की मृत्यु, अंडे देने के बाद मादा जो है वो मर जाती है। यहाँ एक और चीज़ नोट करना, जब नर और मादा मैथुन क्रिया कर रहे होते हैं तो मैथुन के पूर्ण होने के पश्चात नर भी जो है वो मर जाता है। तो इनमें नर मैथुन के बाद में मर जाता है और मादा जो है वो अंडे देने के बाद ये जो क्रिया कर रही है, इस क्रिया में वास्तव में ये अपने अधिकांश उदर भाग को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर देती है। ये जो अंडे देने के लिए अपने उदर भाग को ये बहुत अच्छी तरीके से क्षतिग्रस्त कर देती है, नुकसान पहुंचा देती है इसको अंदर तक अंडों को सुरक्षित करने के लिए। तो इस तरह देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का पैतृक रक्षण है। ये एक प्रकार का क्या है, पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर। पेरेंट्स जैसे आपकी केयर करते हैं वैसे ही इन्होंने भी अपने जीवन काल में ही इस अंडों को सुरक्षित करने का प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने मृत्यु को भी गले लगा लिया, ऐसे समझो आप। तो ये अंडे देने के कुछ समय पश्चात मादाएं जो है मर जाती है, लेकिन इन्होंने ये जो झागदार पदार्थ छोड़ा ये कुछ समय बाद में हवा के संपर्क में आकर गाढ़ा हो जाता है। ये हवा के संपर्क में गाढ़ा हो जाता है और सीमेंट की तरह कठोर होने लगता है। किसकी तरह? सीमेंट की तरह ये कठोर हो जाता है। तो इससे क्या होगा, ये जो अंडे हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे। ये अंडे क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो मादाओं ने क्या किया, मैथुन की क्रिया के पश्चात लगभग ये जो क्रिया मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ज़्यादातर बरसात के जो अंतिम दिन होते हैं उनमें होती है, यानी कि लगभग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच की ये क्रिया, ये अंडे देने का काम मैथुन और अंडे देने का कार्य होता है। ठीक है, इसमें सहायता कौन कर रहा है? अंडरोपक। इसका जो अंतिम खंड जो है उदर खंड अंडरोपक की सहायता से हो रहा है और औसत 40 या 15 से 80 अंडे जो है वो अंडकोष्ठ में यहाँ जमीन में छोड़ दिए जाते हैं। इनके अंडे जो है वो हल्के पीले चावल के दाने के समान होते हैं। हल्के पीले और चावल के जो छोटे चावल के दाने हैं उनके जैसे ये होते हैं। ज़्यादातर मादाएं ऐसी ज़मीन को प्रेफर करती है अंडे देने के लिए जो नम और रेतीली हो। कैसी हो? रेतीली। रेतीली मिट्टी क्या होती है? भुरभुरी होती है, उसमें उसका ये जो उदर भाग है उसका जाना प्रवेश करना आसान रहेगा बजाय पथरीली ज़मीन के। तो नम और रेतीली मिट्टी में ये अंडे देना पसंद करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने अंडे दे दिए, लगभग मान लो आप सितंबर अक्टूबर तक ये कार्य हो चुका है। मादाएं भी मर चुकी है, नर भी मर चुके होते हैं। अब कौन सा मौसम आएगा? सर्दियां आएंगी, उसके बाद में गर्मियां गुजरेगी। लगभग 9 माह तक ये अंडे इस मिट्टी में इसी तरह रहते हैं। ठीक है, जैसे ही पहली अच्छी बरसात होती है तो पहली बरसात के साथ पानी इसमें भरेगा इन गड्ढों में, तो ये जो सीमेंट वाला भाग है ये पानी से क्या होगा? घुल जाएगा और साथ में ये जो कोष्ठ जो है ये भी घुल जाएगा और इसमें जो एग्स हैं, अंडे जो हैं, उनसे पहला निम्फ जो है वो बाहर निकलेगा। पहला निम्फ या फर्स्ट शिशु जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इनका जो शिशु होता है वो वयस्क जैसा ही होता है, बस आकार में छोटा होता है। दूसरी बात, ये जो शिशु जो होता है पहला और इसके बाद में इसमें जो कायांतरण होगा, दोनों के दोनों पंख रहित होते हैं, ध्यान रखना है।
पहला शिशु पंख रहित होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। पहला शिशु पंख रहित होता है, तो अब ये उड़ने से तो रहा, तो ये फुदक फुदक कर वनस्पतियों पर कूदता रहता है और उनकी पत्तियों को, उनके कोमल भागों को खाता रहता है। इसीलिए इनका जो नाम है ना वो पड़ा है हॉपर, ग्रास हॉपर। ये जो नाम इनका जो पड़ा है, कहीं ना कहीं ये हॉपर का मतलब यही होता है फुदकने वाले। क्या होता है? फुदकने वाले। ग्रास यानी घास, घास पर फुदकने वाले जानवर, हॉपर्स। ठीक है, तो इनके जो पहला जो लार्वा निकला, पहला जो शिशु इनमें निकल रहा है उसमें पंख नहीं पाए जाते। कुछ समय ये भोजन करने के पश्चात ये जो क्रिया होती है, इस निम्फ से वयस्क बनने में लगभग इन्हें 70 से 80 दिन लगते हैं। निम्फ से वयस्क बनने में इनमें 70 से 80 दिन लगते हैं। तो पहला निम्फ कुछ भोजन ग्रहण करके बड़ा होता है और बड़ा होकर ये निर्मोचन की क्रिया करता है। क्या करता है? निर्मोचन की क्रिया करता है और दूसरा निम्फ बनता है। इसी तरह दूसरा निम्फ भी जो है वो कुछ समय तक वनस्पतियों से भोजन प्राप्त करता है और दूसरा निर्मोचन करके तीसरे, और इसी तरह कुल 5 निर्मोचन करता है। ये कुल कितने? 5 निर्मोचन की क्रिया करता है और वयस्क में बदलता है। अब ये निर्मोचन, बार बार शब्द आ रहा है, मोल्टिंग या निर्मोचन क्या होता है? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि निर्मोचन क्या होता है कि अपना जो, चूंकि हम जानते हैं कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना है? काइटिन का बना होता है। तो काइटिन का जो बाह्य कंकाल है उसे छोड़कर दूसरा नया रूप लेना, यानी कि एक तरह से त्वचा का पूरा हटना, आप ऐसे समझ सकते हो। उनकी त्वचा का, जैसे सांप जो है वो कैंचुली छोड़ता है, वैसे ही ये अपने बाहर का जो बाह्य कंकाल काइटिन का है उसे मुक्त कर देते हैं और नया रूप लेते हैं, थोड़ा नया होता है, तो उसे मोल्टिंग कहते हैं। तो इस तरह ये जो क्रियाएं होती है मोल्टिंग की, कुल 5 क्रियाएं होती है। कितनी बार मोल्ट करता है ये? 5 बार मोल्टिंग करता है और वयस्क में बदलता है। इसमें जो पहला निम्फ और जो दूसरा निम्फ है ये तो पंख रहित होता है, इनमें पंख नहीं पाया जाता, फुदक फुदक कर ही वनस्पतियों पर चलता है। उसके बाद तीसरा निम्फ, चौथा और 5वां निम्फ, इन 3 निम्फों में पंख युक्त संरचनाएं होती है, ये उड़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा कार्य पहले निम्फ से लेकर 5वें निम्फ और 5वें निम्फ का वयस्क में बदलने में 70 से 80 दिन लगते हैं। जो नर होते हैं वो जल्दी विकसित हो जाते हैं, लगभग 70 दिन में नर का विकास हो जाता है और लगभग 80 दिन में मादा का विकास होता है। ठीक है, और उसके बाद में वयस्क जो है वो बहुत तेज़ी से हवाओं में उड़कर जो है वो क्रियाएं करते हैं, भोजन अपना ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं इस तरीके से। तो इस तरह इनका जो जीवन चक्र है वो लगभग 1 वर्ष में एक ही पीढ़ी का होता है। 1 वर्ष में एक ही पीढ़ी का होता है। ठीक है, यहाँ आपको इसका जीवन चक्र समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो महत्व में जहाँ तक अपने दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले तो इसका नुकसान ही आ रहा होगा। तो बिल्कुल ग्रास हॉपर का सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि ये हमारी फसलों को खाकर उन्हें नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। आपको जानकर ये अचरज होगा कि ये पौधों का, इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं उसका लगभग 10% हिस्सा खा जाते हैं। 1 वर्ष में जितनी भी फसल उत्पन्न हुई इसका 10% हिस्सा ये खा चुके होते हैं। ठीक है, तो फसलों को नुकसान करना इनका सबसे बड़ा तो आर्थिक महत्व यही है कि ये हमारी फसलों को नुकसान करते हैं। लेकिन इसका कुछ, अगर हम इकोसिस्टम के हिसाब से सोचा जाए तो कुछ इसके फायदे भी हैं। जैसे पहला कि ये जो ग्रास हॉपर्स होते हैं ये बहुत तेज़ी से वनस्पतियों को खाते हैं। वनस्पतियों को खाने से क्या होगा? पौधों की जो अवांछित वृद्धि है वो भी 10% कम हो जाएगी, क्योंकि ये 10% हिस्सा खा रहे हैं प्रकृति का, पेड़ पौधों का। तो 10% का एक तरह से वृद्धि उनकी रुकी।
इस तरह से अगर मान लो पेड़ पौधों को भी जो है उनका भी प्रीडेटर्स होते हैं, उनके भी परभक्षी होते हैं, उनका भी जो है नियंत्रण जरूरी है, नहीं तो इस दुनिया पर पेड़ पौधे हों। तो ये लगभग ये जो टिड्डे जो है, ये जो ग्रास होपर्स हैं, वो प्रकृति का पेड़ पौधों का 10% हिस्सा खाकर उसकी अवांछित वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, अब ये जब इतना खाते हैं तो उनका जो मल होता है वो मल भी बहुत अच्छा खाद के रूप में माना जाता है, और इनका जो शरीर है वो भी प्रकृति के लिए, धरती के लिए नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारी चिड़ियाएँ, बहुत सारे पक्षी जो हैं वो इन्हें ग्रास होपर्स को चुन कर खाते हैं। तो देखा जाए तो जितने भी परभक्षी हैं वो परभक्षियों का ये भोजन बनता है। ग्रास होपर्स, टिड्डे जो है, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी मकड़ियाँ, बहुत सारे जानवर, कुछ सांप, कुछ छिपकलियाँ, बहुत सारे रेप्टाइल्स जो है वो ग्रास होपर्स को खाते हैं, और उनके खाने से क्या हुआ, उन परभक्षियों को भोजन मिल गया। तो ये एक तरह से परभक्षियों का भोजन भी हो सकता है। अब तक तो हम परभक्षियों की बात कर रहे हैं, कुछ मानव जातियां भी ऐसी हैं जो ग्रास होपर्स को खाती है। बहुत सारी मानव जातियां कुछ विशेष स्थानों पर है जो इन ग्रास होपर्स को खाती है, तो वो भी आपको साथ के साथ याद रखना है जो अपनी बुक में दिए हुए हैं। जैसे पहला, दक्षिण मैक्सिको एक देश है, मैक्सिको का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर चापुलाइन नाम से और टॉर्टिलिस नाम से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? व्यंजन, यानी भोजन बनाया जाता है इनका। ठीक है, किनका? ग्रास होपर्स का। और उस भोजन का नाम क्या है? चापुलाइन और टॉर्टिलिस। किसमें? दक्षिण मैक्सिको। दक्षिण मैक्सिको में चापुलाइन और टॉर्टिलिस नाम से व्यंजन बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा, चीन में एक मार्केट है, जैसे यहाँ अपने मंडियाँ होती है, फल सब्जियों की मंडियाँ होती है, वैसे ही चीन में एक ग्रास होपर्स का पूरा मंडी है, पूरा मार्केट है, और उस नाम है उसका डेंगूमेन नाइट मार्केट। डेंगूमेन नाइट मार्केट, ध्यान रखना है, डेंगूमेन नाइट मार्केट। ये ग्रास होपर्स की मंडी है, आप ऐसे समझ सकते हो। इसके अलावा अमेरिका की एक जनजाति है और नाम है उसका ओहलोन। अमेरिका में एक जनजाति है, नाम है उसका ओहलोन। ओहलोन, ओहलोन याद रखना है, ओहलोन। ये क्या करते हैं, जहाँ ग्रास होपर्स ज़्यादा है वहाँ एक गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे में बहुत सारी सूखी घास भरते हैं और उसे जला देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ग्रास होपर्स जो है रात्रि के समय ये सारा कार्य करते हैं। रात्रि के समय जो ग्रास होपर्स हैं वो सभी ग्रास होपर्स लाइट की ओर, प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, वहाँ जाकर कूद कूद के गिरने लगते हैं। ये इनकी खास बात होती है ग्रास होपर्स की। तो ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं और उसमें घास जो है वो जला देते हैं। तो क्या होंगे, बहुत सारे ग्रास होपर्स उसमें आके गिरते हैं और वो जलकर सिक जाते हैं, आप ऐसे समझो, और उन्हें ये ओहलोन जातियाँ बड़े चाव से खाती हैं। ठीक है, तो ये इसका आर्थिक महत्व है मनुष्य के लिए और हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए। फसलों को नुकसान करते हैं लेकिन साथ में हमारे इकोसिस्टम के लिए आवश्यक भी है। इनका मल अच्छा खाद है, इनका शरीर नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत है, परभक्षियों के लिए भोजन का ये कार्य करता है, पौधों की अवांछित वृद्धि को रोकता है। इसके अलावा मनुष्य की कुछ जातियां जो इन्हें खाती है, जैसे दक्षिण मैक्सिको में चापुलाइन और टॉर्टिलिस नामक व्यंजन, डेंगूमेन नाइट मार्केट चीन का और ओहलोन अमेरिकी जनजाति इन्हें खाती है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो अपना ग्रास होपर की लाइफ साइकिल से संबंधित था और साथ ही उसका हमने आर्थिक महत्व भी पढ़ा। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसे लगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।